डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या डिस्कवरी ऑफ केनाल रेस। अब देखें, इससे पहले हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ये पढ़ा था कि गैसेस की आयनाइजेशन की जा सकती है, उसकी कंडक्शन की जा सकती है जब वोल्टेज हाई हो और प्रेशर इंतहाई कम हो। तो देखें, उस कंसेप्ट को लेके एक क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। वो क्वेश्चन ये है कि हम नॉर्मली कहते हैं कि एक एटम आम कंडीशन पे न्यूट्रल रहता है। इससे ये मुराद है कि एक एटम में आम कंडीशन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, जो आजकल हमें पता है, लेकिन उस टाइम पे ये आइडिया नहीं था। तो इन साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू किया, अगर आपके पास कोई गैस है और गैस की आप आयनाइजेशन करें और उस आयनाइजेशन से आपके तोड़ रेज जनरेट करें जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इससे मुराद ये है कि इस गैस में, इस मटेरियल में, इस एटम में कोई और भी पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। अगर आप उसकी आयनाइजेशन करें तो उसमें कोई और भी पार्टिकल होगा, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ से क्यूरियोसिटी का आगाज हुआ कि एटम में शायद कोई दूसरा पार्टिकल भी है। इससे पहले हमें कोई पता नहीं था कि एटम के अंदर या आपके पास गैसेस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमने ये अंदाज़ा लगाया कि गैसेस की जब आयनाइजेशन होती है तो हमें नेगेटिव चार्जेस मिलते हैं। अगर नेगेटिव चार्जेस मिलते हैं, चूँकि एटम आम कंडीशन पे न्यूट्रल है, तो लिहाजा उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए देयर माइट बी सम पॉजिटिव पार्टिकल्स इन एटम या गैसेस जो इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। अब वो पॉजिटिव पार्टिकल्स क्या है, तो ये एक मिस्ट्री थी, ये एक मुअम्मा था, ये एक प्रॉब्लम था। और इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जिस साइंटिस्ट ने काम किया है उसको गोल्डस्टीन कहते हैं। हम एशियन प्रोनाउंसिएशन में इसको गोल्डस्टीन कहते हैं, एन अमेरिकन से गोल्डस्टाइन। तो गोल्डस्टीन या जो गोल्डस्टाइन है, इन्होंने केनाल रेस पे या प्रोटॉन की डिस्कवरी में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। इन्होंने क्या किया है, सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया है। जिस तरह इससे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने ये पढ़ा था कि उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम ग्लास ट्यूब लेते थे जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते थे, और उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम मेटल इलेक्ट्रोड लगाते। वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते थे उसे हम एनोड कहते थे, और जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते थे उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कैथोड कहते थे। सही है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने दो मॉडिफिकेशंस की। वो मॉडिफिकेशंस क्या हैं, तो इधर देखें। पहले मॉडिफिकेशन ये है, इन्होंने जहां ये कैथोड लगाया, इन्होंने सर्कुलर कैथोड का इस्तेमाल किया। कौन सी कैथोड का? सर्कुलर, यानी स्ट्रेट प्लेट नहीं लिया कि इस तरह स्ट्रेट प्लेट है और इसको वायर के साथ, नहीं, सर्कुलर इन्होंने कैथोड का इस्तेमाल किया। और दूसरा काम इन्होंने ये किया कि ये भी परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड से मुराद कि उसके अंदर ऐसे होल्स बनाए, सुराख बनाए, समझ आ रहे? यानी ओवरऑल ऐसे स्फेरिकल नहीं, बल्कि उसके अंदर इन्होंने सुराख किए और फिर उन्होंने वही कैथोड क्या किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इंस्टॉल किया ऐसे। और जैसे ही इन्होंने ये इंस्टॉल किया, इसके पीछे ही इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट लगाया, जो इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया कि एक पॉलीमर लिया और उसके ऊपर इमल्जन लगाया, किस चीज़ का? जिंक सल्फाइड का, ताकि फ्लोरेसेंस को डिटरमिन किया जा सके। इसकी यहाँ तक तो समझ आती है। अब देखिए, तो मेटल इलेक्ट्रोड, लेकिन कैथोड कौन सा होगा? परफोरेटेड, के जिसमें होल्स हो। और फिर उन्होंने गैस लिया और गैस को डालने के लिए गैस का इनलेट बनाया और प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए प्रेशर पंप इस्तेमाल किया। बाकी के जितने एक्सपेरिमेंट है वो सेम है जिस तरह हमने वो किसके लिए किया था,
हमने डिस्चार्ज ट्यूब का इलेक्ट्रॉन के लिए किया था। अगेन वर्किंग प्रिंसिपल भी सिंपल है, जब वोल्टेज बढ़ाएंगे और प्रेशर कम करेंगे तो गैसेस की क्या होगी, गैसेस की आयनाइजेशन होगी, और उस आयनाइजेशन के नतीजे में आपके पास पहले तो कैथोड रेज पैदा होंगे और वो कैथोड रेज इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ जाएंगे और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ टकराएंगे। अब देखिए इनिशियल इसके एक्सपेरिमेंट ज़्यादा फेजेस में हैं, लेकिन आपके कोर्स में उनकी डिस्कशन नहीं है। इनिशियली इनको सिर्फ यही कैथोड रेज मिले थे, इनको कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन वोल्टेज चेंज करते करते, प्रेशर चेंज करते करते इनको नए रेडिएशंस मिले, और इनको ऐसे रेडिएशंस मिले जो पॉजिटिव से आते थे और नेगेटिव की तरफ जाते थे, और यही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। देखिए इससे पहले तो नेगेटिव से रेडिएशन निकलते और पॉजिटिव के साथ टकराते, अब पॉजिटिव से रेडिएशन जाते हैं और नेगेटिव के साथ टकराते हैं, और ये परफोरेशन इन्होंने इनिशियली नहीं की थी, ये इन्होंने बाद में करवाई थी। ये जब रेडिएशन ऐसे डिस्कवर हुए और परफोरेटेड आपके पास कैथोड नहीं है, इनको कुछ भी नज़र नहीं आया था, लेकिन जैसे ही इन्होंने ये परफोरेटेड कैथोड लिया तो यहाँ से जब रेडिएशन आते और इन सुराखों के अंदर जाते तो ये इससे पास होते और इस फोटोग्राफिक प्लेट के साथ टकराते, उसके बाद स्पार्क प्रोड्यूस करते। उस स्पार्क से या ब्राइटनेस ने या फ्लोरेसेंस से इनको अंदाज़ा लगा कि हाँ इस गैस में कोई दूसरा पार्टिकल भी है या दूसरे किस्म की रेडिएशंस भी है जिसका नेचर पॉजिटिव है, क्योंकि वो अब नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं। अब देखिए इन होल्स का एक मकसद था, और वो मकसद क्या है अभी डिस्कस करेंगे। जो एनालिसिस है वो हमें ये बताते हैं कि सबसे पहले आपके ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से कुछ रेडिएशन जब नेगेटिव के साथ टकराते हैं तो इसका मतलब ये है कि गैस के अंदर एक और रेडिएशन है, और वो रेडिएशन आपके पास जो है, जिस तरह नॉर्मली कैथोड रेज आपका नेगेटिव से आता है और पॉजिटिव के साथ टकराता है। अब एक दूसरी रेडिएशन हमने डिटरमिन की जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से आती हैं और नेगेटिव के साथ टकराती हैं, और वो तब टकराती हैं कि वो इन कैनाल से, इन सुराखों से, इन परफोरेशन से पास होके जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ टकराती हैं और जो फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं। तो ये हमें एक और बात पे मजबूर करती है कि हाँ इस गैस के अंदर या एटम के अंदर कुछ और भी रेडिएशन या आप कह सकते हैं पार्टिकल्स हैं जो कि कैथोड रेज के अपोजिट इन नेचर हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये किया जाता है कि ये परफोरेशन हम क्यों करते हैं, इसमें ये होल्स हमने क्यों बनाए हैं, तो इसकी समझ हमें यहाँ से आएगी। अगर आप हीलियम कंसिडर करें, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन और या प्रोटॉन को कहते हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर 2 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, या हम कह सकते हैं इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, और आम कंडीशन पे किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं। तो ये अगर हीलियम है उसके पास 2 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और सपोज बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब अगर आप क्या करें, अगर आप इस गैस को इस कैथोड रे ट्यूब में रखें और वोल्टेज बढ़ाएं और प्रेशर कम करें, तो यहाँ इस गैस से इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन होगी। तो जब इस इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन होगी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और न्यूक्लियस रह जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है? 2। अब नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट आपके पास नियान है, नियान का एटॉमिक नंबर 10 है। आम कंडीशन पे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होते हैं। जब इसकी आयनाइजेशन होगी तो यहाँ इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रह जाएंगे। इस तरह आर्गन का 18 है, इससे भी जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और 18 प्रोटॉन रह जाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए इलेक्ट्रॉन हैवी है या प्रोटॉन? प्रोटॉन ज़्यादा हैवी है। वैसे भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में प्रोटॉन ज़्यादा हैवी। दूसरी बात, प्रोटॉन एज अ होल न्यूक्लियस यूनिट है तो ये ज़्यादा हैवी है, इसका साइज ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे जिसको हम कैथोड रे कहते हैं, लेकिन न्यूक्लियस तो एक बड़ा पार्टिकल है, तो एक तो ये न्यूक्लियस बआसानी ट्रेवल नहीं कर सकता
क्योंकि हैवी है। दूसरी बात यह है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में अगर इस मेटल प्लेट में परफोरेशन ना होते तो हमें पीछे पता नहीं चलता कि आया कैनाल रेस है या नहीं है। तो इसलिए हमने इस प्लेट में सुराखें की हैं ताकि अगर इसका साइज सपोज बड़ा हो या हैवी हो, ताकि वो इस कैनाल से पास होकर पीछे फ्लोरेसेंट मटेरियल के साथ टकराए और तब जाके हमें वहाँ से पता चले। तो इस परफोरेशन का मकसद ही यही है कि अगर न्यूक्लियस हैवी है या वो पार्टिकल हैवी है, ताकि वो इस सुराख से आगे जाके पास किया जा सके। अब देखिए, अगर आप देखें इस पे क्वेश्चन ऐसे किया जाता है कि कैनाल रेस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जिस तरह हमने कैथोड रेज में पढ़ा था कि कैथोड रेज वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं, ज़्यादा वोल्टेज हो तो कैथोड रेज, इसी तरह कैनाल रेज भी और प्रेशर पे भी, प्रेशर कम हो तो कैनाल रेज की जनरेशन होगी। लेकिन ये ज़रा टेक्निकल पॉइंट है, कैथोड रेज में हमने ये पढ़ा था कि कैथोड रेज नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करते, मगर कैनाल रेज नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करते हैं। इसकी एक वजह है, ज़रा यहाँ देखिए, अगर आप हीलियम में कैथोड रेज पैदा करना चाहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 2, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इधर देखिए ज़रा, शाबाश, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है? सेम है। ये अगर नियान है, यहाँ से जब आप इसकी आयनाइजेशन करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है? सेम है। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन दोनों का नेचर क्या है? सेम है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, आप इससे 18 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो सबका नेचर, इलेक्ट्रॉन सबके सेम है ना, मगर सबका न्यूक्लियस देख लें, इसका न्यूक्लियस अलग है, इसका न्यूक्लियस अलग है और इसका न्यूक्लियस अलग है। तो इसका न्यूक्लियर पावर अलग है, इसका न्यूक्लियर पावर अलग है, इसका न्यूक्लियर पावर अलग है, इसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट जो इससे पहले इसमें शेल थे अलग है, इसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट अलग है और इसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट अलग है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियस की अलग, इसकी अलग। तो चूंकि तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है, लिहाजा कैनाल रेज भी तीनों के डिफरेंट हो गए, मतलब वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करते हैं। तो इस पे ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कैनाल रेज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस, मतलब हर गैस की कैनाल रेज सेम नहीं होगी। अब अगर क्वेश्चन किया जाए कि इन गैसेस के लिए हीलियम है, सपोज आर्गन है और सपोज नियान है, इसकी आप आयनाइजेशन करें तो ये कैनाल रेज जो है, ये कैनाल रेज सेम होगी या डिफरेंट? कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे? डिफरेंट, क्योंकि सबके न्यूक्लियर पावर डिफरेंट है और न्यूक्लियर की यूनिट डिफरेंट है, तो लिहाजा कैनाल रेज डिफरेंट है। अच्छा, कैथोड रेज में एक पॉइंट हम मिस कर चुके हैं। अगर जनरली कैथोड रेज के बारे में पूछा जाए तो वो वोल्टेज पे, नंबर बी प्रेशर पे और नंबर सी हमने कहा था ट्यूब लेंथ पे और नंबर डी ग्लास पे भी डिपेंड करती हैं कि जिस मटेरियल का ग्लास बना है उस मटेरियल पे भी कैथोड रेज डिपेंड करते हैं। और कैनाल रेज के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है कि वो नेचर ऑफ द गैस पे भी डिपेंड करता है। अब अगर क्वेश्चन किया जाए कि हीलियम है, नियान है और आर्गन है, तो देखिए जिसकी आयनाइजेशन ज़्यादा होगी, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसके लिए अलग कैनाल रेज होंगे, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसके लिए अलग कैनाल रेज होंगे। समझ आ रहे? अच्छा, जिस तरह हमने कैथोड रे की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसी तरीके से इस पे भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। जिस तरह हमने उधर पढ़ा था कि उसका नेगेटिव नेचर है, तो इसका कौन सा नेचर है? पॉजिटिव इन नेचर है। और इसका हमें पता यही से चलता है क्योंकि ये कैथोड की तरफ जाते हैं और ये किसी एक्स्ट्रा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ये उसकी तरफ डिविएट होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इसके सामने रख दें तो इसकी भी पार्टिकल नेचर है, चार्ज नेचर है, तो ये भी सर्कुलर पाथ में जो है वो डिविएट होंगे। ये भी गैसेस को आयनाइज कर सकते हैं, इसकी आयनाइजेशन पावर जो है वो ज़्यादा है। और कैन हीट अप मेटल फॉयल, ये भी एनर्जी मेटल फॉयल के साथ टकराकर एक्सचेंज करते हैं, वो भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं और ये भी करते हैं। इसके अलावा ये अब हैवी है, कैथोड रेज के मुकाबले में ये ज़्यादा हैवी है। अब देखिए किसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, किसकी आयनाइजेशन ज़्यादा है,
किसकी रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग, ये अब हम नहीं बता सकते। ये तब बताएंगे जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फ़ा, बीटा और गेमा रेडिएशंस को लास्ट में कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये है मटीरियल नेचर। अब इसकी मटीरियल नेचर इसलिए है अगर इनकी स्पीड कम की जाए सो दे बिहेव एज पार्टिकल्स, लेकिन अगर स्पीड बढ़ाए जाए सो दे बिहेव एज रेडिएशन। और बाद में जाके जिस तरह के थर्ड रेस को हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, उसका अपना मास है, मोमेंटम है, स्पीड है, चार्ज है, इसी तरह ये प्रोटॉन के इक्विवेलेंट है। तो प्रोटॉन का भी अपना मास है, स्पीड है, मोमेंटम है और चार्ज है, जो इंशाल्लाह इस चैप्टर में पढ़ेंगे।